सो डुअल नेचर ऑफ मैटर स्टार्ट करना, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन देख लो पहले क्या क्या गिवन है। तो इसमें हमने जो मेजर टॉपिक्स हमारे पास पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रोनिमेशन इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोनिमेशन के ऊपर पेपर में MCQ रीजन सेशन क्वेश्चन आएगा, सर बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला, कितने टाइप के मिशन होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक मिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 3 नंबर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो फोटो इलेक्ट्रिक मिशन पे आता है। थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, थ्योरी में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ग्राफ एक्सप्लेन करो, पेपर में ग्राफ दे देंगे, ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, स्लोप निकाल के दिखा दो, उसका स्लोप निकाल लो, एजेंट का ग्राफ निकाल दो, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन। सबसे देखो इन स्पेसिफिक टॉपिक लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये तो आने ही आने पेपर में। फिर लॉज ऑफ इमिशन, ये सारा एक ही टॉपिक। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए मिला है, उसकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला हुआ उसको नोबेल प्राइज़, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एक्सप्लेन। और जब उसने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एक्सप्लेन किया तो उसकी अपनी थ्योरी नहीं थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन की, किसी की थ्योरी को लेके एक्सप्लेनेशन दे दी और नोबेल प्राइज़ खुद ले लिया था आइंस्टाइन ने। अच्छा ठीक है। फिर पार्टिकल नेचर, ये टॉपिक तो पहले यहाँ तक तो सारा वो फोटो इलेक्ट्रिक मिशन ही चल रहा है। फिर पार्टिकल नेचर, लाइट की आगे डुअल नेचर जिसको हम कहते हैं, डुअल नेचर, फिर डुअल नेचर रेडिएशन आ गई। फिर डी ब्रॉगली ने जो किया था मैटर वेव की वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली, जो मिलन भी करनी पड़ेगी, इसका शॉर्ट फॉर्मूला। न्यूमेरिकल इस पे आएंगे सारे। न्यूमेरिकल में क्या क्या कहेंगे, वो हमें कहेंगे कि एक अल्फ़ा पार्टिकल है, एक हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल है, एक हमारे पास कौन है, यू कैन से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, कंपेयर करेंगे, कहेंगे जी आप उनकी वेवलेंथ की रेशो निकाल दो, किसी का मोमेंटम सेम है, किसी की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो आप जेईई का पेपर देख लो ना, तो हर साल ये ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है पेपर में कि हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है उसमें सबसे स्टार्ट विद मिशन और आगे बढ़ते बढ़ते हम पार्टिकल नेचर पे आ जाएंगे। सबसे पहले देखो, तो स्टार्ट विद उन्होंने शुरू कहाँ से किया, पहले डुअल नेचर बात की हुई है कि फिनोमिना कौन से, देखो इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव। प्लस वन ने अपने किया हुआ है कि वेव्स और मैटर वेव में डिफरेंस क्या, मैटर में और वेव में क्या डिफरेंस होता है। मैटर जैसे एक बॉल को बॉल से हिट करोगे तो नई बॉल नहीं बनती, बट एक वेव और दूसरी वेव अगर मिक्स हो जाएंगी तो वहाँ पे सुपर पोजिशन होगी, न्यू वेव बनता है, दैट इज इंटरफेरेंस। और डायफ्रैक्शन क्या होती है, बेंडिंग ऑफ ए वेव एट द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल, जैसे भी रूम में। सो ठीक है, इंट्रोडक्शन में पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है लाइट द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस विच क्यों होता है, व्हेन टू और मोर वेव्स कम टुगेदर एट सेम टाइम एट सेम लोकेशन दे इंटरफेयर और सुपर पोजिशन, तो रिजल्टेंट वेव नहीं मिलती है। बट मैटर कभी सुपर इम्पोज नहीं करता, एक बॉल में जो दूसरी बॉल हिट करेगी मिक्स होकर नवी बॉल नहीं बन सकती। नैक्सट पॉइंट सी डायफ्रैक्शन लाइट। डायफ्रैक्शन विच क्यों होता है, ਜਦੋਂ लाइट वेव एक कॉर्नर पे या एक ऑब्स्टेकल हिट करती है वो बेंड कर जाती है, दिस इज नोन एज डायफ्रैक्शन, ठीक है। ये साउंड भी शो करती है, लाइट भी शो करती है प्रॉपर्टी। फिर लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट शो कर रहे हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मीनिंग होता है जैसे हम सन ग्लासेस लगाते हैं, फिर सन ग्लासेस लगा के हम सन को देख सकते हैं, बिना सन ग्लासेस के हम देख ही नहीं सकते, हमारी आई का जो प्यूपिल अपने भी बंद हो जाना। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन, जिसमें हम फिल्टर करते हैं लाइट को। लाइट की जो फिल्ट्रेशन होती है उसको कहते हैं पोलराइजेशन। सारे बिहेवियर है, ये सारे बिहेवियर किससे रिलेटेड है, पार्ट वेव नेचर से। फिल्ट्रेशन का मीनिंग ये हो गया कि लाइट में बड़े सारी रेडिएशन आ रही हैं, हर रेडिएशन की अपनी एनर्जी है, बिलियंस ऑफ रेडिएशन है। तो जब वो सारी रेडिएशन रेटिना पे फोकस हो जाएंगे, दे हैव हीटिंग इफेक्ट, रेटिना क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। अब सन ग्लासेस क्यों लगाते हैं, ताकि हम आराम से सन को भी देख लें ईजिली और रेटिना बर्न ना हो। तो इसका मीनिंग सन ग्लासेस इज ए पोलरॉइड, उसका काम क्या है, उसे लाइट को क्या कर देना, पोलराइज कर देना। अब देखो अगर स्कूल की प्रीवियस लैब हैं, अब तो सारे जितने भी कंप्यूटर लैब्स हैं ना, सारे LED स्क्रीन लगी हुई हैं। पहले जब नॉर्मल मोनीटर लगते थे, CRT मोनीटर मोटे वाले होते, ब्रॉड होते थे, आगे एक प्रोटेक्टिव स्क्रीन लगी होती थी, मे भी किसी ने कभी ना कभी देखा हो। वो प्रोटेक्टिव स्क्रीन भी क्या करती है, पोलराइजेशन करती है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं कि आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, रेडिएशन को फिल्टर कर देता है, ये वेव की प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद क्या आया, मैक्सवेल इक्वेशन आई। मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है, 4 इक्वेशन होती हैं। पहली इक्वेशन गॉस थ्योरम, दूसरी इक्वेशन गॉस थ्योरम एंड मैग्नेटिज्म, फिर एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था, ठीक है, वो वाला। और फोर्थ वाला कौन होता है हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या फॉर्मूला था इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इक्वल टू -d∅dt। ये सारी मैक्सवेल 4 इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सारा उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया पहले, ठीक है। फिर ऐसे करते करते ना ये सारी जो प्रॉपर्टी है, सारे इफेक्ट जो भी यहाँ बताए हुए ना, दीज ऑल इफेक्ट आर एसोसिएटेड विद द वेव नेचर। ये पार्टिकल नेचर से नहीं एक्सप्लेन होते कि आपको कोई बोले कि पार्टिकल और पार्टिकल हिट कर रहे हैं, एक नया पार्टिकल बन जाए, ऐसा नहीं होता। वेव और वेव मिक्स होंगे तो क्या होती है, इंटरफेरेंस।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वेव नेचर एक्सप्लेन हो रही है। ऐसे करते करते अर्लियर 20th सेंचुरी, जिसमें अर्ली 1900 में क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जिसने इफेक्ट किसने किया था, ऑब्जर्व हर्ट्स एंड कॉम्पटन। ठीक है, हर्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया, कॉम्पटन ने इसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये कहता है कि लाइट, पहले तो क्वांटम थ्योरी क्या होती है, क्वांटम थ्योरी कहती है कि कोई भी सोर्स अगर एनर्जी एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है वो हमेशा NH/ν की फॉर्म में करता है। इसमें क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट रेडिएटेड और एब्जॉर्ब, और H/ν क्या होता है, एनर्जी ऑफ ईच एनर्जी पैकेट। +1 में किया हुआ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अभी ट्यूबलाइट में लाइट एमिट हो रही है, बड़े सारे क्वांटम्स निकल रहे हैं। ट्यूबलाइट में जितने क्वांटम ज़्यादा होंगे एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, बट ईच क्वांटम की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, H/ν। ट्यूबलाइट में भी वाइट लाइट है, वाइट लाइट में कितने तरह के क्वांटम होंगे, मिनिमम 7 टाइप के क्वांटम होंगे। विबग्यो हो रहा है ना, 7 कलर, हर कलर का अपना अपना क्वांटम आएगा और बड़े सारे क्वांटम रिलीज होंगे और टोटल मिक्स होकर क्या बन जाएंगे, वाइट लाइट। ठीक है, तो पैकेट यहाँ लिखा हुआ है ना इन्होंने, दे हैव मेंशन्ड हियर दैट द पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो इनको कहते हैं फोटोन। देखो फोटोन स्पेसिफिक नेम होता है, अगर पैकेट किसका है, वो विजिबल लाइट का। विजिबल लाइट में जो आपको नज़र आ रही है उसके एनर्जी पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन। और जो लाइट विजिबल नहीं है, जैसे हम सन की बाहर ओपन में गए हैं तो हमें ना लाइट भी नज़र आ रही है, ठीक है, और हमें हीट भी फील हो रही है। हीट फील हो रही ड्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन की जो एनर्जी का ये पैकेट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलना है। सो क्वांटम और फोटोन में डिफरेंस होता है। एवरी फोटोन इज ए क्वांटम बट एवरी क्वांटम इज नॉट फोटोन, ये पता होना चाहिए। तो क्वांटम क्या चीज़ होती है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारे ऊपर आ रही है या एक बॉडी रेडिएट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो एनर्जी पैकेट्स को एब्जॉर्ब या एमिट कर रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में लाइट को एब्जॉर्ब एमिट नहीं कर रहा, और वो कंटिन्यूस पैकेट का नाम क्या होता है, क्वांटम। और अगर हम विजिबल लाइट की बात करेंगे तो क्वांटम को क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन आया, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं हमें, मेटल्स में कि नॉन मेटल्स, मेटल्स में। मेटल्स में क्यों मिलते हैं, नॉन मेटल्स में क्यों नहीं मिलते। मेटल्स के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, मेटल्स के लास्ट शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, या ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे कैन ईजिली लीव। ठीक है, और जब वो लीव होते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल के अंदर ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का कितना होता है, इन्फिनिटी। तो मेटल के अंदर अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन बाहर घूमे या घूम रहे हैं ऐसे कहीं पे, तो उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो क्या होगी, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फोर्स होती है ना, बट अगर वो डाइलेक्ट्रिक आ जाए तो साथ में K भी मल्टीप्लाई है, तो K कितना है मेटल का, इन्फिनिटी। तो मेटल में फोर्स कितनी हो जाएगी, इसका मीनिंग 2 फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स है हमेशा 0, दैट्स व्हाई दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन। ना अट्रैक्ट करेंगे किसी को, ना रिपेल करेंगे मैटर के अंदर। ठीक है, तो लिखा हुआ कि लूजली बाउंड है पहले तो, और ईजिली विद इन द मेटल सर्फेस घूम रहे हैं, तो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। बट वो लीव नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने, हमारे पास कोई भी आयरन की ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट यू कांट सी के इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। क्यों नहीं बाहर आ रहे, क्योंकि इनकी एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में या nth ऑर्बिट में जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कितनी होती है, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो नेगेटिव साइन होता है ना, यहाँ पे +1 में किया था, आगे भी करेंगे। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नेगेटिव, सिस्टम इज बाउंडेड, कि इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है बट बाहर नहीं निकल रहा। बाहर निकालने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी इस एनर्जी को 0 कर देगी या पॉजिटिव कर देगी टोटल, तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा। तो हमारा मेन एम इस चैप्टर में यही है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करना है, लाइट के हेल्प से इलेक्ट्रॉन को क्या निकालना है, बाहर निकालना है। तभी हमने इंट्रोडक्शन में पहले लाइट पढ़ा, फिर हम पढ़ रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, तो बाहर ही निकाल पाएंगे। ठीक है, आया क्वेश्चन वर्क फंक्शन। तो ये पेपर में न्यूमेरिकल आता है वर्क फंक्शन पे, +1 में किया भी हुआ है। देखो वर्क फंक्शन होता है कि इट इज़ ए मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी क्या करने के लिए, रिक्वायर्ड टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मेटल से, तो कितनी एनर्जी लगानी पड़नी, वो कौन है, वर्क फंक्शन। और इलेक्ट्रॉन कब बाहर आएगा, मान लो अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -10 जूल है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, -10 जूल।
आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी देनी है, कम से कम 10 जूल देनी पड़ेगी, और जो प्लस कम से कम जो 10 जूल दोगे ना आप इसको सिस्टम को, वो आपका कौन होगा, वर्क फंक्शन होगा। सो वर्क फंक्शन मिनिमम पॉजिटिव एनर्जी नीडेड टू जस्ट एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। आपने इतनी एनर्जी दे दी 10 प्लस माइनस 10 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, बाहर आ गया सरफेस के, बट उसके बाद मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर आपने 11 जूल दे दी, 10 जूल कंपेंसेट होगी, बची कितनी, वो 1 जूल काइनेटिक एनर्जी बन के इलेक्ट्रॉन बाहर घूमेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है अपने, वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर आया इलेक्ट्रॉन एमिशन, जो बताया कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के तरीके कितने कितने हैं। पहला एमिशन क्या है, मेटल की तरफ से, थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक में क्या होता है, आप मेटल को हीट कर देते हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को उनके वर्क फंक्शन इक्वल एनर्जी या उससे ज़्यादा मिल जाएगी बाय हीट, बाहर आ जाएंगे। तो ये बड़ा कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है, और ये बड़ी इजीली एक्सप्लेन भी होता है कि हीट बढ़ा दो तो एमिशन जल्दी हो जाएगा, हीट कम कर दो तो एमिशन लेट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी था एक्सप्लेनेशन। सेकेंडरी एमिशन का मीनिंग देखो क्या है। पहले, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस मेटल इन लार्ज नंबर ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। वो प्राइमरी है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन पहले मेटल की सरफेस पे हिट कराओ, बड़े फास्ट है। एक इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पे आके हिट करेगा, अपनी एनर्जी वहाँ पे थोड़ी सी लूज़ करेगा, किसको मिल जाएगी, नए इलेक्ट्रॉन को जो बाउंडेड है, एनर्जी मिल गई। अगर वो एनर्जी उनके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो एग्जाम ड्रॉ किया उन्होंने। प्राइमरी आ रहा है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल स्लैब से उसने एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, एनर्जी देके बाहर निकाल दी। ठीक है, अगर मैंने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर दी या स्पीड अप कर दिए या मैंने नंबर बढ़ा दिया तो सेकेंडरी भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी कौन सा हिट कर रहा है? प्राइमरी जो हिट कर रहा है, सेकेंडरी जो निकलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक हमारा मेन टॉपिक इस चैप्टर में कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक विषय। कोई भी कंप्यूटर पेपर हो, बोर्ड के एग्जाम हो, फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन मिलते हैं। इवन आपको बोर्ड्स में भी दो से तीन क्वेश्चन मिलते हैं, एक MCQ आ जाता है, एक 3 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक मिशन में क्या होता है कि आपके पास ना एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है। कैसे करवाना है, मेटल की सरफेस चाहिए, यूज़ क्या कर रहे हो, लाइट रेडिएशन। देखो जहाँ पे वर्ड लाइट आ गया ना तो इसका मीनिंग क्या है, वो EM वेव की बात कर रहा है। EM वेव में कौन कौन होता है, रेडियो वेव आता है, माइक्रोवेव आती है, इंफ्रारेड रे आती है, विजिबल रीजन आता है, फिर आपके पास एक्सरे आती है, UV रेडिएशन आती है, फिर गामा रे आती है। ये सारे लाइट हैं, बट इनमें से विजिबल लाइट वाला पार्ट कौन है, ये विबग्योर वाला। ठीक है, बाकी सारे विजिबल नहीं होते। तो कहते हैं हियर द एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन को फिर से एनर्जी प्रोवाइड करनी है ना, वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, बीइंग सप्लाइड बाय द लाइट फोटोन। देखो वर्ड उन्होंने फिर लाइट फोटोन लिखा। अगर लाइट फोटोन वर्ड यूज़ करें मीन्स दे आर डीलिंग विद विजिबल लाइट कंपोनेंट। अगर विजिबल लाइट से नहीं बात करें तो फिर लाइट क्वांटम बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए। इसमें कॉस्मिक नहीं आती, इसमें कॉस्मिक वेव नहीं आती। कॉस्मिक वेव EM वेव नहीं है। कॉस्मिक रे में सब एटॉमिक पार्टिकल, दे आर नॉट EM वेव। ठीक है, अच्छा फोटोन आया, देखो सिंबल, फोटोन का सिंबल ऐसे ही शो करना आपने ये ट्विस्टेड में, और इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक है, तो ये सिंपल है इसमें। फिर फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड का बड़ा सिंपल मीनिंग होता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेव करो मेटल की सरफेस पे। पॉजिटिव प्लेट सरफेस है मेटल से, क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेगी। ठीक है, और देखो इसमें बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगानी पड़ती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो फील्ड एमिशन करवाना होता है ये सिर्फ लैब में प्रोटोटाइप्स के लिए होता है कि चेक करने के लिए हाँ इज़ देयर एनी एमिशन और नॉट, बस एमिशन चेक कर लिया। बट अगर इस केस में प्रॉब्लम ये आएगी कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको रियल लाइफ में स्कूल लैब में या यूनिवर्सिटी लैब में चेक भी नहीं कर सकते, रिसर्च पर्पस में यूज़ होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आपको सबसे पहले तो इसकी ये सर्किट डायग्राम सारी पता होना चाहिए कि सर्किट डायग्राम में क्या क्या हो रहा है। सर्किट डायग्राम में देखो एक है हमारे पास इवैक्यूएटेड ट्यूब है। ये जो ट्यूब है ना ग्लास में इवैक्यूएटेड है। आपने पेपर में यहाँ पे एक ऐसे शो करके यहाँ पे ये भी लिखना होता है वैक्यूम। नोट्स में अपने नोट करना, यहाँ क्या लिखना है, वैक्यूम क्यों करना है, अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, कोई पार्टिकल नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कुछ आप सोच करो कि वैक्यूम क्रिएट हो या बहुत लो लेवल पार्टिकल हो, हाई अंदर बड़ा लो प्रेशर हो। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। देखो ये क्या किया इन्होंने, बैटरी लगाई, की भी ऑन कर दी, और एक रिवर्सिंग की है। रिवर्सिंग की कौन सी होती है, जो आपने जैसे एक नॉर्मल की लगाते हो ना, आप स्विच ऑन करते हो या की फिक्स करते हो, ये होती है फ्री मूविंग की पकड़ लिया लीव के की जुड़ जाएगी यहाँ से,
तो पेपर में अगर आप ये वाला सेटअप नहीं भी ड्रॉ करते ना, इसकी जगह आप सिंपल ये भी कर देते हो, ऐसे वायर लगा के, बैटरी लगा के, की स्विच लगा के काम करता है, वो भी कर दो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वाला सेटअप लगाना ही लगाना है। और आपने बैटरी के साथ हमेशा ये साइन लगाना ही लगाना है। ये क्यों लगाना होता है बैटरी के साथ, क्या शो करता है? वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। यू कैन इंक्रीज द पोटेंशियल, यू कैन डिक्रीज द पोटेंशियल, क्योंकि जितने भी हम ग्राफ बनाएंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करके सारे बनेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे माइक्रो एमीटर लगाया हुआ, और आपने पेपर में भी याद रखना है कि आपने माइक्रो एमीटर ही लगाना है यहाँ पे। उसका रीज़न अभी बताता हूँ क्यों। और कैथोड वाली प्लेट हमेशा कहाँ लगेगी? नेगेटिव पे। और एनोड वाली प्लेट जो है ये वाली, ये कहाँ जुड़ी होगी? पॉजिटिव पे। याद रखो कैथोड को हमेशा कितने वोल्ट पे रखना है? 0 वोल्ट पे। और एनोड की कितनी वोल्टेज होगी? V एनोड VA, ठीक है, याद रखना है चीज़ को। तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा वो कितना होगा? VA माइनस 0, दैट इज़ V इक्वल टू VA। दिस इज़ योर पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपने याद रखना है, ये होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आए सोर्स से, ये क्वार्ट्ज फील्ड। क्वार्ट्ज कभी सुना क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही होता है क्वार्ट्ज, मतलब जिससे ग्लास बनते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज का मीनिंग ये होता है कि लाइट अंदर आ गई, उसने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट को अंदर एंटर होने देना, बाकियों को क्या करता है? फिल्टर है काइंड ऑफ। सपोज करो मेरे पास रेड क्वार्ट्ज फिल्टर लगा दिया तो फिर रेड लाइट अंदर जाएगी। कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चे, पूरा फिल्टर मिलते हैं उनको। रेड लाइट फिल्टर डालोगे तो रेड लाइट भेज देंगे वो, वाइट लाइट फिल्टर तो वाइट की वाइट पूरी आ गई, ब्लू लाइट है तो ब्लू लाइट जाएगी, ग्रीन है तो ग्रीन जाएगी। ये क्वार्ट्ज फिल्टर का काम होता है। लाइट आई, फोटोन हिट किए कहाँ पे? सरफेस पे। फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करने शुरू हो गए? अब इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम है क्या? इलेक्ट्रॉन सारे स्ट्रेट ही जाएंगे क्या? रास्ते में कोलिजन हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन में, कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। रास्ते में कोलिजन होंगे तो इसका मीनिंग यहाँ से जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ बड़े सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से, उनकी काइनेटिक एनर्जी उनकी जो पास होगी वो कौन सी की? याद रखना है, कौन सी की? K मैक्स। कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? बट क्या ज़रूरी है कि वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेंगे वो हमेशा K मैक्स से ही पहुँचेंगे? रास्ते में कोलिजन होगा, कोलिजन में कुछ एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ पे विद K मैक्स पहुँचेंगे विदाउट एनी कोलिजन। जिसका कोलिजन हो गया उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जानी, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पहुँचे, सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट आ जाएगा। अब एक्सपेरिमेंटली इसने सोचा कि अंदर तो कोई पार्टिकल नहीं है, फिर भी सर्किट में क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। क्यों करंट आ रहा है? सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। पार्टिकल गैस में कोई नहीं है, स्टिल करंट आ रहा है, कनेक्शन नहीं बने हुए प्लेट्स में। इसका मीनिंग इलेक्ट्रॉन मूव कर गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेपर में क्वेश्चन था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में इलेक्ट्रॉन निकले हैं कि नहीं निकले, डिटेक्ट कैसे करोगे? करंट से। ये जो करंट नोट होता है इसको क्या कहते हैं? फोटो करंट। और फोटो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, और ये क्या होता है? NE/T। याद रखना, ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे उतना ही करंट क्या होगा। और अगर टाइम टेकन इलेक्ट्रॉन का कम हो गया मूव करने का, तो तब भी करंट क्या हो गया? टाइम टेकन कब कम होगा? जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये सेटअप है, पहले याद रखना आपने कि पहले वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए, माइक्रोमीटर लगा होना चाहिए। तो कौन कौन सी क्वांटिटी सिस्टम, यानी एक तो इंसिडेंट सोर्स की लाइट की जो फ्रीक्वेंसी कितनी है वो, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं वो। अगर मैं एक सोर्स रखा हो तो कितने फोटोन आए? N। अगर मैं 2 सोर्स रख दूँ 2N, 3 सोर्स रख दूँ तो 3N। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो नंबर इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे? बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोटो करंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक चीज़ बताओ, मेटल की सरफेस पे लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिट है? मान लो मेरे पास 24 ग्राम का मैग्नीशियम है, क्या इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। 24 ग्राम से पहले आप निकालोगे मोल्स, इसके मोल कितने आने हैं? 2 मोल आने हैं। 2 मोल को किससे मल्टीप्लाई करोगे? एवोगाड्रो नंबर Na से। एक एटम ऑफ मैग्नीशियम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैग्नीशियम में 2 होते हैं, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर मीन्स कितने? 4 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 Na एवोगाड्रो नंबर सारे इलेक्ट्रॉन सारे बाहर आ गए हैं, अंदर कुछ है ही नहीं है, क्या हो रहा है? वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के घूम के वापस आई जा रहे हैं, तो सर्किट में इसके बाद क्या नया करंट और इंक्रीज हो सकता है ऐसे? तो दिस मीन इट लीड टू सैचुरेशन। क्या हो जाएगी? सैचुरेशन। आपने बड़ी सारी वोल्टेज बढ़ा दी, बड़े सारे सोर्स रख दिए, बड़े सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जब सरफेस में सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हुए हैं वही घूम के वापस आ रहे हैं, तो करंट क्या हो गया? सैचुरेट।
सैचुरेशन का मीनिंग होता है कि शुरू में अगर आप ग्राफ देखो, आपने इंसिडेंट एनर्जी या नंबर ऑफ फोटोन कुछ भी वट आपने इंक्रीज़ किया तो फोटो करंट पहले बड़ी फास्ट इंक्रीज़ करेगा फिर कौन सी और एंड में आगे क्या हो जाएगा। तो एक पेपर में जैसे इस बार भी आप देखो कि बोर्ड के पेपर में ना ग्राफ आए हुए हैं, तो इस बार ज़्यादा ग्राफ आए थे EMI में से स्लोप निकाल के, मे भी अगले साल आपको ग्राफ आ जाए फोटो इलेक्ट्रिक। और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन कंपटीशन का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो ये वर्किंग आ गई, तो वर्किंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी सारी। सबसे पहले ग्राफ, तो ग्राफ में पहला क्या ग्राफ है मेरे पास, इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। देखो आपने याद रखना है जब भी आप इंटेंसिटी की बात करोगे तो इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, वैसे जो इंटेंसिटी होती है ना वो कैसे निकलती है, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। बट जब भी हम क्वांटम थ्योरी से इंटेंसिटी की बात करेंगे वो कैसे होगी, एनर्जी रेडिएटेड वो तो NH न्यू हो गई ओवर एरिया इंटू T। तो ये जो नंबर है ना N, मेरे पास जो नंबर आएगा ये वाला NA/T, ये नंबर NA/T जो नंबर है ना मेरे पास, दिस नंबर, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ ए इंसिडेंट रेडिएशन। आपने क्या किया, आपने एरिया प्लेट का एरिया बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपने एरिया कम कर दिया तो इंटेंसिटी, आपके सोर्स और प्लेट में डिस्टेंस कम हो गया, टाइम टेकन कम हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। आपने सोर्स डबल कर दिए, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ दिए या क्वांटम बढ़ गए, इंटेंसिटी क्या हो गई। तो जब भी आपने याद रखना है कि आगे से जब भी वो इंटेंसिटी की बात करेंगे, दे आर टॉकिंग विद द नंबर ऑफ क्वांटम्स और फोटोन एंड हिटिंग द गिवन एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इंटेंसिटी को रेडिएशन के साथ प्लॉट किया तो नोटिस क्या ग्राफ क्या बना ये कि इंटेंसिटी जब क्या है 0 है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना था 0, इंटेंसिटी बढ़ती तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और याद रखो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी पावर 1, तभी स्ट्रेट लाइन आया है। ये पता होना चाहिए ग्राफ आपको, हो सकता है पेपर में 3 ग्राफ याद है, MC के 4 ग्राफ आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोल दें, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, इफेक्ट, मेरे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। अब मेरे को एक चीज़ बताओ इस केस में, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, बड़े सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो बड़ी इजीली नोड पे चल जाते हैं बिकॉज नोड क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं नोड का पोटेंशियल यहाँ पे ये भी 0 वोल्ट कर दूँ, ये भी क्या कर दूँ 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया, तब करंट आएगा कि नहीं आएगा, सर्किट में करंट आएगा कि नहीं आएगा। बेटे मैंने नीचे सप्लाई बंद की, ऊपर से तो सोर्स से तो एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बट इलेक्ट्रॉन सामने जाएंगे बट नाउ दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय नोड, क्योंकि नोड 0 है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर हिट कर जाएंगे, कुछ इधर करेंगे, कुछ इधर चलेंगे, इधर कुछ सीधे चलेंगे। नहीं करंट आना ही, थोड़ा सा आएगा करंट आएगा, थोड़ा सा आएगा करंट ऑलवेज है, बट बड़ा करंट करता, तभी तो माइक्रो एम्पियर में है, करंट आएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने एनोड वाले टर्मिनल को क्या कर दिया, नेगेटिव दे दिया। नेगेटिव का मीनिंग क्या हो गया कि ये रिपल्शन हो जाएगी। इसका मीनिंग यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा और ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल। तो धीरे धीरे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने और कम हो जाएंगे, करंट और कम। फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी नोड की जिसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहना है उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ना, जैसे पेपर में इस बार पेपर में क्वेश्चन आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बच्चों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन गलत लिखी हुई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इट इज द एवरेज चेंज इन द वेलोसिटी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, और बच्चे करके आगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इट इज एवरेज चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, जब इवन फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी यहाँ ना पहुँचे। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कौन था, जो के मैक्स से निकल रहा था बिना कोलिजन के सीधा जा रहा था, 1 आउट ऑफ ए मिलियन, इतने कम होते फास्ट इलेक्ट्रॉन। अगर वही नहीं पहुँचेगा एनोड पे तो बाकी पहुँचेंगे छोटे मोटे, तब हमारा करंट क्या सेटअप में ख़त्म हो जाएगा। इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, एनोड पोटेंशियल क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब यही स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर वर्क करना हमने, ठीक है ठीक है। तो ये वाला ग्राफ हम देख लें पहले। तो ग्राफ में पहले हमारे पास क्या है, ये प्लॉट। तो प्लॉट में देखो किसका प्लॉट है, पोटेंशियल यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट आपने यहाँ पे पेपर में लिख के आना, इट इज एनोड पोटेंशियल। सो एनोड पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है कि आपने एनोड का पोटेंशियल पहले, जैसे यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ फोटो करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये ग्राफ किसे प्लॉट किया है, डिफरेंट इंटेंसिटी पे।
और आई थी सबसे, इसमें एक सोर्स है लाइट का, इसमें 2 सोर्स है, इसमें कितने सोर्स हैं? 3 सोर्स है। एक सोर्स जब आपने लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो नोटिस कर रहे हो कि कुछ ना कुछ करंट आ रहा है अगर पोटेंशियल ऑफ ए नोड इज 0। क्यों आ रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। आपने नोड का पोटेंशियल क्या कर दिया? नेगेटिव करना शुरू कर दिया, करंट कम होना शुरू हो गया, और नेगेटिव करंट और कम हुआ, एक टाइम आ जाए करंट क्या हो गया? 0 हो गया 0। यस सर। उस जिस पोटेंशियल ऑफ एनोड पे करंट 0 हो गया उसको क्या बोलना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर आप एनोड पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन मोर एंड मोर, एक टाइम आएगा जब उसने क्या कर दिया? सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? अट्रैक्ट कर लिए। जब सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिए तो क्या हो गया? करंट आगे जाके सैचुरेट कर गया सैचुरेट। ठीक है, अब इन्होंने 3 ग्राफ ड्रॉ किए हैं, पहले एक सोर्स के साथ किया, फिर किस साथ किया, फिर क्या किया? 3 सोर्स। अगर 2 सोर्स लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ जाएंगे ना इमिटेड। अगर 3 सोर्स लगाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन और बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। तो पेपर में हो सकता है कि आपको ये प्लॉट पूछ ले कि फोटो करंट का ग्राफ और एनोड पोटेंशियल ग्राफ प्लॉट करो विद डिफरेंट इंटेंसिटीज एंड एक्सप्लेन दैट ग्राफ। तो आपने किस किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है थ्योरेटिकली? एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक्सप्लेन करना है, एक इंटेंसिटी को, एक ये करंट को। ये करंट क्यों चेंज होगा? करंट चेंज होने का कारण क्या है कि फोटो करंट क्या होता है? NE/T। सिंगल सोर्स में जब होएगा तो नंबर ऑफ फोटोन कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम है। 2 सोर्स लगा दिए, नंबर इलेक्ट्रॉन डबल हो गए, 3 लगा दिए, नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रिपल हो गए। ठीक है, तो अब ये भी देखो सैचुरेशन भी जल्दी आ रही है। इसमें सैचुरेशन क्या आ गई है? 3 सोर्स वाले केस में जल्दी आ गई ना, कम पोटेंशियल पे आ गई। इसमें सैचुरेशन थोड़ी देर बाद आई है, इसमें और देर बाद आई है। अगर आप बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट लगाओगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचोगे कम टाइम में, तो सैचुरेशन पहले आ जाएगी, अचीव हो जाएगी। तो ये आपको ग्राफ का एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले आज इतना ही ग्राफ करते हैं पहले। ठीक है, कल हम इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन भी शुरू करेंगे साथ में। ठीक है।